अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईवीएम मशीनों की हैकिंग नामुमकिन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान। ईवीएम मशीनों में भी छेड़छाड़ की जा सकती है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड का इंकशाफ। मुल्क भर में यूपीआई सर्वर एक बार फिर डाउन, अवाम को शदीद मुश्किलात का रहा सामना। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आजिलाना तकमील के लिए सीएम ने तलब किया आला सतही इजलास। हुकूमत ने बीआरएस के कांचा गच्ची बौली जमीन को गिरवी रखने के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। बीआरएस हर मसले पर सियासत बंद करे, रियासती वजीर सीधर बाबू का मशवरा। शहर के मज़ाफाती इलाकों में फार्म हाउसेज, रिजॉर्ट्स और होटल गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए महफूज पनाहगाह में तब्दील, पुलिस की कई निगरानी की है जरूरत। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ मुजाहरों के दौरान तशद्दुद और आतिशज़नी, 2 अफराद हलाक, 110 गिरफ्तार, इंटरनेट खिदमात बंद, हालात कशीदा मगर ख्वाबों में। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, ईवीएम मशीनें दुरुस्तगी से काम करती हैं और इनमें छेड़छाड़ करने की भी कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने ये बयान अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड के जरिए इस इंकशाफ के बाद किया कि ईवीएम मशीनों में भी छेड़छाड़ या हेराफेरी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुतअद्दिद जमहूरी ममालिक में मुत्तफ़िक़ा तरीक़े कार से इंतख़ाबात अंजाम पाते हैं। इनमें से कुछ ममालिक ईवीएम मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान उनमें से ही एक है। साबिक़ वज़ीर व रुकने असम्बली हरीश राव ने मुतालबा किया है कि ज़ालाबारी और बारिश से नुकसान उठाने वाले किसानों को हुकूमत फौरी तौर पर इनपुट सब्सिडी फराहम करे। हरीश राव ने जिले में हालिया गैर मौसमी बारिश से मुतासिर फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बीआरएस हुकूमत ने कोरोना जैसी मुश्किल सूरत हाल में भी रैतु बंधु स्कीम को बंद नहीं किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ वादे किए हैं, अमल नदारद है। उन्होंने कहा, मानसून के दौरान मुफ्त बीज फराहम करके किसानों को सहारा दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के आला सतही इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत मीर आलम टैंक, गांधी सरूर प्रोजेक्ट, बापू घाट पर ब्रिजेस की तामीर का मनसूबा तैयार करने अहदेदारान को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने मूसी रिवर फ्रंट तरक्याती प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील की भी अहदेदारान को हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारान से ख्वाहिश की कि मीर आलम टैंक के ब्रिज की तामीर के लिए जून में टेंडर्स तलब किए जाएं और सर्वे का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर आला ने कहा, मूसी रिवर प्रोजेक्ट के जरिए मुकामी और बैनुल अक़वामी सयाहों को राग़िब करने में बड़ी मदद मिलेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के इल्जामात के सख्त रद्द अमल में रियासती वजीर आईटी और सनत डी सीधर बाबू और एमएलसी आमिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस बात की तस्दीक की है कि कांचा गची बौली में 400 एकड़ अराजी रियासती हुकूमत की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद किसी भी कानूनी चाराजोई से पाक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बरक्स कोई भी इशारा न सिर्फ अदालत की तौहीन है, बल्कि रियासत की तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने की कोशिशों पर भी रास्त हमला है। सीधर बाबू ने कहा कि रियासत कांग्रेस की हुकूमत के दौरान तरक्की की राह पर गामजन है, जो अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अवाम को गुमराह करने के लिए हुकूमत पर नित नए इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर एमएलसी आमिर खान ने भी रियासती कांग्रेस हुकूमत की सताइश की। एनआरएसఐ హాస్టల్ సమీపంలో ఉన్నప్పుడు హాస్టల్ అటువైపు ఉన్న హాస్టల్ జింకపిల్ల వీరు ఆ 400 ఎకరాల్లో ఇదే పెట్టి ఈ విధంగా ఈ జింకలు ఇక్కడికి వచ్చినాయని చెప్పడం జరిగింది। వైజాగ్ లో ఒకరి ఇంటి ముందట వచ్చిన యానిమల్ ఈ విధంగా వస్తే ఇది హెచ్యు బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి ఈ విధంగా ముందుకు వచ్చి చూపెట్టిన వైనం మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దుష్ప్రచారంతో సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకొని ఏ విధంగా దుష్ప్రచారం చేసిన ఇది వైజాగ్కు సంబంధించి
ఇది విశాఖపట్నంలో కమలికొండ దగ్గరలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణ ప్రాంతంలో బయటికి వచ్చింది. ఇది ఏఐ జనరేటెడ్. అసలు మన అడవుల్లోనే ఎక్కడైనా ఏనుగులు ఉన్నాయా? ఏనుగుల పాపులేషన్ ఎంత? ఈరోజు ఇక్కడ ఏనుగులు చూపెట్టారు. ఇదంతా కూడా యానిమేటెడ్, ఈ విధమైన స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. ఈ మిషన్ ముందట ఏనుగు, అసలు ఏనుగు అనేది హెస్యూ ల్యాండ్స్ సంబంధించి పరిసరాల ప్రాంతంలో ఉంటే తెలియకుండా ఉంటుందా? నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే ఇవన్నీ కూడా దయచేసి చూడాలి యావత్ ప్రజానికానికి. ఇదైతే ఏనుగులు పోతుంటే మెషిన్లు పోతున్నట్టు ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ కానీ ఈ విధంగా చేస్తే మీరు బాధ్యతాయుతమైన. और आज भी मुल्क भर में यूपीआई खिदमात में एक बार फिर बड़ा खलल पैदा हो गया। यूपीआई सर्वर डाउन होने की वजह से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिजिटल लेन देन में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। नेटवर्क सुस्त हो जाने, बैलेंस चेक न होने पाने जैसी बातों पर नाराजगी का भी सारिफीन ने इजहार किया। डिजिटल अदायगियों में परेशानियों के हवाले से तकरीबन 222 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं, जिसके बायस यूपीआई पर इंहिसार करने वाले अफराद को शदीद दिक्कत हुई। इस मसले पर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में यूपीआई में ये तीसरी बार खलल पैदा हुआ है। हनुसास काउंसिल में अपोजिशन लीडर श्री कोंडा मधुसूदन चारी ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने झूठे वादों पर इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन अवाम के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। हनमकुंडा के बाला समुद्रम में बीआईएस पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, रियासत में तहरीक की कामयाबी और 10 साल तरक्याती दौर का सेहरा सिर्फ केसीआर के सर जाता है। उन्होंने कारकुनों से अपील की है कि 27 अप्रैल को एलाकुर्ती में होने वाले बीआईएस के जलसे को तारीखी तौर पर कामयाब बनाया जाए। పెద్దలు న్యాయవంతులైనటువంటి మాటలు మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి నుండి తత్వాన్ని 10 స్థానాలు మీరు గెలుచుకోలేదు, తలకాయ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు అనేటువంటి అహంకారపూరిత మాటల్ని విన్నాం. కేసీఆర్ గారు చావడమో తెలంగాణ సాధించడం అనేటువంటి నినాదంతో కేసీఆర్ గారు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామనేటువంటి ప్రకటన చేసి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని వందలాది మంది అమరులైనటువంటి చారిత్రక ద్రోహం చేసినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి ఈ నెల 27వ తారీఖున ఎల్కతుర్తిలో జరగబోతున్నటువంటి ఈ సభను చరిత్రాత్మకమైనటువంటి సభగా జరుపుకోవాల్సినటువంటి అవసరం, బాధ్యత ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను తెలంగాణ ప్రజానీకానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కారణం 25 సంవత్సరాల ఈ సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో 3 దశలుగా ఈ ప్రస్థానం కొనసాగింది. పార్టీ ఆవిర్భావానికి ముందు దశ, పార్టీ ఆవిర్భవించిన తర్వాత తెలంగాణ సాధించుకునేటువంటి దశ। शहर में आज भी वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से एहतजाजी प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। पुराने शहर के मुगलपुरा में वाक़ उर्दू घर में सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ कानून के तहत एहतजाजी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर की मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सोफ़ी ने इजलास की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया, तो वहीं दूसरी जानिब मदीना एजुकेशन सेंटर में भी तेलंगाना विमेन एंड ट्रांसजेंडर जॉइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी के ज़ेर एहतमाम गोल में इस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया गया। माहिर आइनी तालीम आरिज मोहम्मद के अलावा हाईकोर्ट के मुमताज़ वकला मीर मसूद खान, अफसर जहां, समाजी जहद का और माहिर तालीम मारिया आरिफुद्दीन ने भी इजलास से खिताब करते हुए वक्फ तरमीमी कानून की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की। Issue that these claims of the figures that so many acres are there and there so many properties are there, so many lakhs properties are there, that is not actually verified, that is not the correct figure, because there is no proper survey that has been done so far. And I would request registered properties. Kindly note that the registered properties doesn't mean the acres of land, because
what the government and the media is saying that they are having 9 lakh acres of property and so on and so forth. It's not true. The thing is, even if you take this building, which is having 5 states, and every state may get registered as a different entity. So the number of registered properties is not equal to the number of the real properties. So one real property may have 3, 4, 5, 6, n number of slots registered differently. So to come to the clear picture of how many acres of land or how many yards of urban property the Muslim community or the Waqf community is having, we won't have any data. No data is available of the Waqf in this country. आज का जो इजलास उर्दू घर मुगलपुरे में मुनक़िद किया गया, कुल जमाती एहतजाजी इजलास बज़िमन वक़्फ़ बिल तरमीम को जो एक्ट बनाया गया है मरकज़ी हुकूमत ने, उसके ख़िलाफ़ एहतजाजी जो है सो आज इजलास बुलाया गया है। और ये एहतजाज आज सिर्फ़ हमारे बीचों बीच जो है सो मुकर्रर है, लेकिन अगर हुकूमत ना मानने पर ये इसमें शिद्दत भी पैदा होगी और वक्त होने पर जो है सो रैली की शक्लें भी अगर जो है सो इख्तियार किया जाएगा, तो मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है सो इस क़ानून को, इस जो एक्ट जो दाखिल लिया गया है उसको जो है सो वो वापस लें। आज के इजलास में नूरुल हक सैयद शाह नूरुल हक क़ादरी साहब, बाहज्जाज अब्दुल जलील बाहज्जाज साहब, क़ुतबुर रहमान साहब और दिगर कुल जमात के जो है सो हज़रात शिरकत किए हैं। इंशाअल्लाह हम आज की जो एहतजाज से मरकज़ी हुकूमत को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि वो अपने फ़ैसले को और अपने एक्ट को वापस लें। समाजी इस्लाहकार मोहम्मद फारूक खान ने मौजूदा मुसलमानों की हालत-ए-ज़ार के बारे में बेहतरीन तरग़ीबी बयान दिया। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने जब उनसे सवाल किया कि मुसलमानों का मुस्तक़बिल हिंदुस्तान में आखिर क्या होगा, तो जवाब में मोहम्मद फारूक खान ने माजी में मुसलमानों की तालीमी व माशी सियासी हालात को शानदार करार दिया और हाल में मुसलमानों के अबतर हालात को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों के मौजूदा हालात को लम्हे फ़िक्रिया करार दिया और इन्हें बदलने की कोशिशों पर भी जोर दिया। तफसीली जायजा लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इन 78 सालों में हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। मुसलमानों की जो आज हिंदुस्तान में हालत-ए-ज़ार है, अगर उसका तज्जिया करना है तो हमें देखना होगा कि हम इन 78 सालों में किस कदर तालीमी मैदान में, माशी मैदान में पीछे हो गए। तालीमी मैदान में ये एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीमी मैदान में हम अक्सरियती तबके का बिल्कुल मुकाबला ना कर सके और तालीम को हमने वो तरजीह ना दी जो कि हमें देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हम तमाम हिंदुस्तान में जलील व खार होकर रह गए हैं, पिछड़ गए हैं और उनसे किसी भी मैदान में मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। दूसरी अहम वजह इसकी ये रही कि जहां एक जानिब तालीमी मैदान में हम पीछे रहे, वहीं हमने सियासी मैदान में जो हमें नुमाइंदगी हासिल करनी थी और ख़ास तौर पर कानून साज असम्बलियों में और कानून साज पार्लिमान में हमें आबादी के तनासुब से जो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी, उसके लिए हमने वो कोशिश न की जो कोशिश हमें करनी चाहिए थी। यही वजह है कि हमारा दुश्मन ये चाहता है कि हम तालीमी मैदान में आगे ना बढ़ें। अगर हमें तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है, माशी मैदान में आगे बढ़ना है और इन तमाम मसाइल का हल निकालना है, तो सबसे पहले हमें सियासी इस्तेहकाम हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ आप हजरात के सामने ये बात कहनी पड़ती है कि पिछले 78 सालों में सियासत का मियार जिस कदर इस मुल्क की अक़लियतों और खुसूसन मुसलमानों में गिरा है, शायद ही किसी कम्युनिटी में, किसी बिरादरी में इसका ये मकाम होगा। चूंकि सियासत में दाखिले के लिए हमारे यहाँ कोई अहलियत का तसव्वुर नहीं है, चाहे कोई कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही गैर दानिशमंद क्यों ना हो, सिर्फ अपनी दौलत के बलबूते पर, अपने रुआब और दबदबे की बुनियाद पर सियासत में दाखिल हो जाता है और उसके बाद सियासी तौर पर मुसलमानों का जो नुकसान होता है वो नाकाबिल तलाफी है। इसी तरीके से मुसलमानों की हालत-ए-ज़ार की सबसे अहम वजूहात जो हैं, उनमें एक वजह यह भी रही कि मीडिया पर मुसलमानों का बिल्कुल किसी किस्म का इस वक्त कंट्रोल नहीं है। तमाम के तमाम मीडिया हाउस या तो आरएसएस के हैं या फिर हमारी दुश्मन ताकतों के हैं, जो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, जो हमें तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहती। वो लोग चाहते हैं कि गलत प्रोपेगेंडे के जरिए गलत इंफॉर्मेशन सारे दुनिया में फैला कर
मोहसिन पाशा अंसारी ने मुल्क में बीजेपी के मरकज में इख्तिदार पर आने के बाद मुसलमानों की हयात और हालात को तंग करने का इल्जाम लगाया। फहीम अंसारी से अपनी बातचीत में उन्होंने मुसलमानों की दीन से दूरी और दुनियावी मोहब्बत में मुब्तला हो जाने को भी अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने अपने आप में मुसलमानों को बड़ी तब्दीली लाने और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने जालिम हुक्मरानों के मुसलत हो जाने को भी अल्लाह के एक अजाब से ताबीर किया। पिछले 11 सालों का अगर हम जायज़ा लें, भारत में मुसलमाना ने भारत का अरसा हयात तंग हो चुका है। ये क्यों कैसे हो रहा है, उसकी अहम वजह कुरान हकीम में अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, हत्ता युग़य्यिरू मा बि अनफुसिहिम, जिसको हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाया शेर की शक्ल में, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुदा आप अपनी हालत के बदलने का, यानी इंसान को अपनी हालत बदलने का एहसास नहीं है। आज मुसलमाना ने, भारत ही नहीं मुसलमाना ने आलम कुरान हकीम की तालीमात से, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व फरमुदात से, अल्लाह जल्ल मजदहू के अहकामात से बहुत ही कोसों दूर जा चुकी है, जिसकी बिना पर हमारे सरों पर बकौल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका की रोशनी में जब बंदे मोमिन के गुनाह हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को हम पर मुसल्लत फरमाता है। बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस की बात है, आज दीन की दूरी की बिना पर हम जगह जगह ठोकर खा रहे हैं, हम खारे मज़िलत हासिल कर रहे हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि हम उलमाए किराम की सोहबत से, सालिहीन की सोहबत से, अल्लाह वालों की सोहबत से बहुत ही कोसों दूर निकल चुके हैं। पहले ये होता था कि तौबा इस्तग़फ़ार का हमेशा हर मौके पर, हर लहज़ा, हर मकाम पर नमाज़ों की पाबंदी करने के बाद इस्तग़फ़ार तौबा की कसरत किया करते थे। आज वही वहदत की जो कसरत है, आज सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि निज़ामाबाद में वक्फ कानूनी तरमीम बिल के खिलाफ 14 अप्रैल बरोज़ पीर शाम 7 बजे खिला रोड पर मुनक़िदा इजलास आम में MLC जनाब आमिर खान व गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बी, सदरनशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान और दीगर अहम शख्सियात शिरकत कर रहे हैं। लिहाजा इस एहतजाजी जलसे में शिरकत फरमाते हुए जलसे को कामयाब बनाने की निज़ामाबाद कमेटी के ज़िम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ अराकीन और शहरियान से पुरजोर अपील की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 अप्रैल को किला रोड पर एक जलसा आम मुनक़िद किया जा रहा है। ये वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ गम और गुस्से के इजहार के लिए, जिसमें शहर इलाक़े तेलंगाना की वो अहम शख्सियतें जनाब आमिर अली ख़ान साहब, एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद, और साबिक़ा वज़ीर जनाब अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मुशीर हुकूमत तेलंगाना, और जनाब महेश कुमार गौड़ साहब, सदर TPCC तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी, और दीगर अहम शख्सियात उसमें शरीक होंगी। आप सब भी उसमें शरीक होकर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ क्या मुज़मरात हैं, क्या बातें हैं जो उस बिल में, वो आप सुनने के लिए आप भी शरीक हों। इंशाअल्लाह हम सब भी शरीक होंगे वहीं पर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड टोली चौकी ब्रांच ने इस बार अपने सारिफीन के लिए नेकलेस फेस्टिवल की शुरुआत की है। रियासत भर में क्योंकि शादियों का सीजन जारी है, ऐसे में मलाबार अपने सारिफीन के ज़ौक़ व शौक़ को नज़र में रखते हुए वक्तन फ़ौक़तन ज़ेवरात के नए नए डिज़ाइन नुमाइश के लिए पेश करता है। टोली चौकी में भी 11 ता 19 अप्रैल सारिफीन नेकलेस फेस्टिवल से फ़ायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शारदा। इस वक्त हमें मालाबार गोल्डन डायमंड शोरूम विच इज़ लोकेटेड एट टोली चौकी। जैसे कि आपको बताया, मालाबार गोल्डन डायमंड्स एक बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरी ब्रांड है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी मिलती है। एंड मालाबार गोल्डन डायमंड्स टोली चौकी में अभी स्टार्ट हो गया है नेकलेस फेस्टिवल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डायमंड के, गोल्ड के, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एथनिक्स कलेक्शंस, प्रीशिया, ईरा, तो आपको हर वेराइटी के कलेक्शंस मिल रहे हैं नेकलेस कैटेगरी में। तो नेकलेस फेस्टिवल चल रहा है, तो
आइएगा ज़रूर एंड डेट को मत भूलना, जो कि है 11 से स्टार्ट हो गया है तो 19 अप्रैल तक चल रहा है। तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे आ सकते हो और ये सारे ज्वेलरी कलेक्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। मलाबार गोल्डन डायमंड शोरूम, टोली चौक। Hello everyone, I'm here at Malabar Golden Diamonds. They have their necklace festival starting from 11 to 20th of April at Toli Choki. I hope you guys all visit because there are so many good collections right now. मेरा नाम नाजिर है, मैं मलाबार टोली चौकी ब्रांच से बात कर रहा हूँ। हमारे पास नेकलेस फेस्टिवल लॉन्च हुआ है, 11 से लेकर 20 अप्रैल तक का है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग विज़िट करें। मुस्तहफ हिफ्ज़ अकादमी चादर घाट में नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर तीसरी मंजिल पर इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामे निज़ामिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। हिफ्ज़ अकादमी में हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ एसएससी की तालीम भी दी जाती है। आलिम कोर्स के साथ यहाँ इंटरमीडिएट का मौका भी फराहम है। मुस्तहफ हिफ्ज़ अकादमी में दाखिले शुरू हो चुके हैं। चादर घाट के अलावा मुस्तहफ हिफ्ज़ अकादमी की एक और ब्रांच रेन बाजार निज़द अफरोज़ स्कूल वाक़ है। महबूब नगर के आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया था। चेयरमैन हज कमेटी खुसरो पाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस कैंप में शिरकत की और आज़मीन से खिताब किया। आज़मीन के लिए उन्होंने ज़रूरी हिदायत और बेहतरीन मशवरे दिए। इस मौके पर आज़मीन ने तमाम हिदायतों को बगौर समाअत किया। साइबराबाद पुलिस ने तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख रुपए के 1060 मोबाइल फोन बरामद कर लिए, जो पिछले 45 दिनों में या तो चोरी हो गए थे या फिर गुम हो गए थे। ये फोन सीसीएस, आईटी सेल और साइबराबाद पुलिस की सोशल मीडिया टीमों ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी कि CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बरामद किए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनक्किदा एक तकरीब में बरामद शुदा फोन मुतल्लिका मालिकान के हवाले कर दिए गए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में फार्म हाउसेस, रिसोर्ट्स और होटल गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए एक महफूज पनाहगाह में तब्दील हो रहे हैं। रेव पार्टियों, मुजरा पार्टी, गोश्त की तिजारत, क्रिकेट बिटिंग के मुंतज़िमीन दूसरों के दरमियान क्रिकेट बिटिंग अहाते से ही काम की जा रही है, जो ज़्यादातर वीरान जगहों पर वाक़ है। यहाँ इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों और दीगर गैर कानूनी इज्तिमात के मुकदमात के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मज़ाफ़ात में फार्म हाउसेस और रिजॉर्ट्स के बारे में खदशात बढ़ गए हैं। ये वीरान मुकामात अक्सर पुलिस की बाकायदा जांच से भी बच जाते हैं और इसी वजह से वो मुतज़िमीन को अवामी नज़रों से दूर इस तरह के वाक़यात का इनेकाद करने के लिए पुरकशिश मुकामात बना रहे हैं। लेकिन पुलिस को चाहिए कि ऐसे मुकामात पर कड़ी नज़र रखी जाए जहां गैर कानूनी काम आसानी से अंजाम दिए जाते हैं। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया, जिसमें 2 अफराद हलाक भी हो गए हैं। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन 110 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिया है। तशद्दुद से सबसे ज़्यादा मुतासिरा मुर्शिदाबाद में दफ़ा 144 लगा दिया गया है। इन इलाकों में इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं, जहाँ जुमे को हंगामे फूट पड़े थे। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। जुमा की नमाज के बाद मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा, जनूबी 24 परगना और हुगली अजला में भी वक्फ कानून के खिलाफ मुजाहरे हुए, जिनमें तशद्दुद फूट पड़ा। मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तइल अफराद ने पुलिस वैन समेत कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया गया, सड़कों को बंद कर दिया गया। पुलिस के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक सिर्फ मुर्शिदाबाद के सुत्ती और शमशीरागंज इलाकों से बिल तरतीब 70 और 41 अफराद गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह इलाकों में कशीदगी बरकरार रही, ताहम किसी भी नई खुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं। अफसरान के मुताबिक हालात काबू में है। किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। तहव्वुर हुसैन राना की गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए NIA की जानिब से तहवील में लिए जाने के बाद मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुस्लिम नुमाइंदों ने तहव्वुर राना के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया और कहा 26/11 मुलजिमीन के हमलों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें पतलू है या उनका किसी न किसी जरिए से हमारे मुल्क में आतंकवाद की घटना अंजाम देने में हाथ रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। और जो लोग दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया बहुत छोटी है और जहाँ भी हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी वहाँ से उनको ला सकती है। और तहव्वुर राना हो या 26/11 के या पार्लियामेंट के हमले के या हमारे मुल्क के किसी हमले के जो दोषी हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से एक लंबे वक्त तक लोगों ने इंतजार करा, जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, जिन लोगों की जानें गई,
अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब मौजूदा सरकार उनको इंसाफ दिलाएगी। देखिए, बिल्कुल सरकार को इंसाफ दिलाना भी चाहिए इसमें, इसलिए कि एक आदमी आस लगाए बैठा है जिसकी माँ की गोद उजड़ी है, जिस औरत का सुहाग उजड़ा है, जिसका घर तबाह बर्बाद हुआ है, वो इंसाफ की उम्मीद सरकार से लगाई, तो सरकार को चाहिए कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना चाहिए। 26/11 का जो टेरर अटैक था मुंबई का, उसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था, और उस ज़माने में हम लोगों ने दारुल इफ्ता फरंगी महल की जानिब से टेररिज्म के ख़िलाफ़ फतवा भी जारी किया था। और पिछले हम समझते हैं 17 सालों से जो लोग उसमें मारे गए थे, उनके घर वाले भी और पूरा मुल्क भी इस बात का मुंतज़िर था कि जो लोग इस टेरर अटैक के असल ज़िम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये अब एक बड़ी खबर आई है कि तसव्वुर हुसैन राना, जो कि उस अटैक का मेन मास्टरमाइंड में से एक मास्टरमाइंड था, उसको यूएस से अपने मुल्क ले आया गया है, और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी, जिससे पूरे मुल्क को भी और जो लोग उसमें मारे गए थे उनके घर वालों को भी इत्मीनान और सुकून हासिल हो सके। तसव्वुर राना को भारत लाया जा रहा है, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, और इस बात की दलील है कि भारत को एक कुशल नेतृत्व के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मैं भारत की सरकार को और भारत की एजेंसियों को इसके लिए बधाई देता हूँ, और ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जो 26/11 के हमले में शहीद हुए थे, और तमाम देशवासियों के जो इतने सालों से दिलों में एक ज़ख्म था उस पर एक मलहम का काम करेगा। और दुनिया को एक संदेश भी है कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है, और भारत के दुश्मन हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो भारत उनको वापस लाने के लिए सक्षम है, और उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26/11 के हमले के अंदर और जो आतंकी सम्मिलित थे, डेविड हेडली और इनके जो आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ महकमे तेजी से काम कर रहे हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के बाद अब जम्मू में भी फूलों के बाग लगाने की तैयारी जोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर जम्मू के उधमपुर में भी एक फ्लावर शो का एहतमाम किया गया, जहां रंग बिरंगे फूल अवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। हुक्काम के मुताबिक इस तरह के शो न सिर्फ माहौलियात के लिए मददगार साबित होते हैं, सयाहों की भी तवज्जो का मरकज बनते हैं। देशभक्ति वाली फिल्म केसरी चैप्टर 2 रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में अक्षय कुमार, करण जौहर, अनन्या पांडे एक स्टेज पर नजर आए। करण जौहर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अक्षय कुमार ने कहा, जलियांवाला बाग के पस मंजर में बनी ये फिल्म उनके लिए बहुत ही खास है। इस मौके पर करण जौहर ने भी अपने तजुर्बात को बयान किया। सीधे आई है, so I can understand and thank you very much अनन्या। वो भी हमारी फिल्म है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अगर किसी और की भी होते तो भी क्या कह लेते। जलियांवाला बाग, ये जो कहानी है, इट हैज अ वेरी स्पेशल मीनिंग टू मी। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, अभी आप यहाँ फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि मेरे फादर अमृतसर से हैं थे, और मेरे ग्रैंडफादर ने ये जो जलियांवाला बाग का पूरा हादसा हुआ था, तो उन्होंने इसे देखा है, और वो उस वक्त थे, और मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को बहुत कहानियां सुनाई थी इसके बारे में, और मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। तो ये जो कहानी है, मुझे बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ पता है, तो इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल थिंग विद मी। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये हमेशा कहानी थी। तो जब मुझे करण त्यागी साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो उसी वक्त मैंने अपना फैसला कर लिया था और कहा था कि ये फिल्म जरूर करेंगे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ईवीएम मशीनों की हैकिंग नामुमकिन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान। ईवीएम मशीनों में भी छेड़छाड़ की जा सकती है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड का इंकशाफ। मुल्क भर में यूपीआई सर्वर एक बार फिर डाउन, अवाम को शदीद मुश्किलात का रहा सामना। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
आजिलाना तकमील के लिए सीएम ने तलब किया आला सतही इजलास। हुकूमत ने बीआरएस के कांचा गची बौली जमीन को गिरवी रखने के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। बीआरएस हर मसले पर सियासत बंद करे, रियासती वजीर सीधर बाबू का मशवरा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में फार्म हाउसेज, रिजॉर्ट्स और होटल गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए महफूज पनागाह में तब्दील, पुलिस की कई निगरानी की है जरूरत। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद और आतिशज़नी, 2 अफराद हलाक, 110 गिरफ्तार, इंटरनेट खिदमात बंद, हालात कशीदा मगर ख्वाबों में। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।